गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीतांजलि सिंह यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डाइट बाराबंकी से प्राचीन भारतीय शिक्षा के भाग 3 के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पहला और दूसरा लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपने दे दिए होंगे। आते हैं इस भाग 3 में। भाग 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था और समावर्तन समारोह की। आ जाते हैं कि उस समय की जो शिक्षण संस्थाएं थीं वो कौन सी थीं। वो गुरुकुल थे। गुरुकुल माने गुरु का घर। तो जो गुरुकुल्स थे, यहाँ पर क्या होता था, ये जो प्राथमिक शिक्षा थी वो बच्चों की घरों में हो जाया करती थी और जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा लेना चाहते थे वो गुरुकुलों में प्रवेश लेते थे। प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना था कि छोटे थोड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण, अक्षर का ज्ञान, ये सारी चीज़ें प्राथमिक शिक्षा में आती थी और जो इनसे ज़्यादा जानना चाहते थे वो उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते थे। और उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो होती थी वो गुरुकुल्स में होती थी। गुरुकुल्स जो होते थे वो कहाँ स्थित होते थे? गुरुकुल जो होते थे ये ज़्यादातर जन कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में स्थित होते थे और ये जो होते थे ये किसी भी नदी के किनारे, झरने के किनारे, किसी जंगल के बीचों बीच ऐसी जगहों पर स्थित हुआ करते थे। उनका रीज़न मेनली ये था कि जो आपका गांव है या शहर है, इनकी लाइफ से जो है वो बच्चा जो है वो अट्रैक्ट ना हो और वो आराम से गुरुकुल में रह के अपना अध्ययन कर सके। इसके अलावा जब आप आगे देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि जब हम लेटर वैदिक काल में आएंगे धीरे धीरे, तो ये क्या हुआ कि ये जो गुरुकुल्स थे ये धीरे धीरे गांव की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो ये ज़्यादातर क्या होने लगे, ये गांव के बीच होने लगे या फिर किसी तीर्थ स्थान के निकट होने लगे। उस काल में एक और चीज़ थी, जो गुरुकुल्स थे वो आवासीय होते थे। जैसे आजकल हम स्कूल सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। बच्चे को जाके वहाँ पर ही रहना पड़ता था पूरे टाइम, जब तक कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस समय तक। और जो ये शिक्षा का पूरा प्रोसेस था ये निःशुल्क था। निःशुल्क मतलब किसी भी तरह का कोई भी बच्चे से शुल्क नहीं लिया जाता था इस काम के लिए। जो कक्षाएं संचालित होती थी वो कहाँ होती थी? वो ज़्यादातर खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे हुआ करती थी, क्योंकि कमरे अलग अलग, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि कक्षाओं का किसी ऐसा एक डिमार्केशन नहीं था, कोई एक सीधी सी लाइन नहीं थी जो खींच दे। बच्चों का स्तर था और उसके लिए भी उनके पास बड़ी बड़ी कक्षाएं नहीं थी और कि बच्चे केवल स्तर के आधार पे डिवाइडेड थे। तो जो गुरुकुल की व्यवस्था होती थी ये कैसे चलती थी? यहाँ पे जो पैसा, क्योंकि बच्चों से तो वो स्टूडेंट से तो फीस ले नहीं रहे, निःशुल्क थे, तो और रहना रखना आवासीय है तो इनके खर्चे भी ज़्यादा होते थे और पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। तो मोस्टली इनके पास ये जो फाइनेंशियल चीज़ें होती थी ये आर्थिक मदद के द्वारा आती थी। जो फाइनेंशियल हेल्प होती थी ये कौन करता था? ये बड़े बड़े जो सेठ हैं, राजा हैं, साहूकार हैं, ये सारे लोग गुरुकुल्स को जो है फाइनेंशियल हेल्प देते थे या आर्थिक मदद दिया करते थे और इन्हीं के द्वारा जो गुरुकुल होते थे इनका कार्य चलता था। इसके अलावा जो गुरुकुल की और आमदनी थी वो या तो भिक्षा के द्वारा थी। बच्चे जो थे उनको एक भिक्षा मांगने के लिए भी भेजा जाता था और प्लस दूसरा गुरु दक्षिणा, जो कि ऑप्शनल थी। यदि आप चाहें तो गुरु दक्षिणा जो गुरु मांगे वो आखिरी में दे सकते हैं। ज़्यादातर ये जो थी फाइनेंशियल नहीं होती थी, फिर भी जो अगर कोई बहुत अच्छे परिवार का बच्चा है वो पढ़ के गया तो वो अपनी तरफ से अपने मन से जो गुरु दक्षिणा देना चाहे वो दे देता था। गुरुकुल्स में जो हम लोगों ने भी बात करी थी कि ये क्योंकि आवासीय हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे होते थे उन्हें तब तक रहना पड़ता था जब तक कि शिक्षा ख़त्म नहीं होती। तो इनके अपने कार्य जो होते थे, सारे के सारे कार्य ये लोग स्वयं ही संपादित करते थे। संपादित मतलब खुद करते थे, चाहे वो गुरुकुल का काम हो या अपना स्वयं का काम हो, ये सारा छात्र ही करते थे। जो उसके अलावा जो ये दैनिक वस्तुएं हैं, इनकी जो आपूर्ति होती थी, इसकी व्यवस्था गुरु होते थे वो करते थे। इसके बाद जो कार्य का विभाजन होता था, मतलब जो छात्र हैं क्योंकि वो अपने सारे कार्य करते थे तो उनके लिए कार्य का विभाजन किया जाता था। कोई लकड़ी लेके आएगा, कोई जल भर के लाएगा, कोई पूजा की तैयारी करेगा। इस तरह से उन सबके कार्य विभाजित होते थे और इस विभाजन में किसी प्रकार का भेद नहीं होता था। ये सारे के सारे जो थे ये ऑन रोटेशन होते थे, मतलब सबको सभी तरह का कार्य करना पड़ता था। शिक्षण सत्र और समय यानी अवधि या ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः जो शिक्षा सत्र होता था उसकी अवधि जो होती थी वो 4.5 या 5 महीने की होती थी
और इसका जो है विद्या का आरंभ, यानी ये जो कार्यक्रम था पढ़ने लिखने का, इसका आरंभ जो होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा में उपाकर्म समारोह से शुरू किया जाता था और चैत्र मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह तक संपन्न किया जाता था। और ये पूरा ड्यूरेशन जो था ये 5 महीने, 4.5 से 5 महीने के आसपास ये आता था। इसके बाद आ जाते हैं कि पुराने ज़माने में जो ये शिक्षण सत्र था, आजकल के ज़माने के हिसाब से उसमें भी कुछ छुट्टियां दी जाती थी। जैसे प्रत्येक मास में एक एक सप्ताह के अंतर पे 4 छुट्टियां मिलती थी। अधिक आयु के छात्रों को छुट्टियां का जो थी ये थोड़ी कम मिलती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते थे गुरुकुल्स में। बट इन छुट्टियों में जो स्टूडेंट्स होते थे वो घर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी और बहुत समय लग जाता था। इस वजह से मोस्टली जो छुट्टियों का भी काम होता था, समय होता था, वो गुरुकुल्स में ही जो स्टूडेंट्स होते थे वो बिताते थे। अब आ जाते हैं गुरुकुल की दिनचर्या कैसी थी। दिनचर्या जो थी वो नियमित और कठोर हुआ करती थी। नियमित और कठोर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि छात्र जो होते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। उसके बाद अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर ये अपने विभाजन के अनुसार, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हर आदमी को कुछ ना कुछ काम दिया जाता, तो जैसा उसको काम दिया गया है उसी के अनुसार वो गुरु के स्नान का काम, स्नान के लिए पानी की व्यवस्था या पूजा की व्यवस्था या गुरुगृह की और गुरुकुल के सामानों की व्यवस्था या भिक्षा के लिए जाना या लकड़ी लाना या जल लाना, ये इन सब में से जो भी कार्य उसको मिला होता था वो करता था। और इसके पश्चात वो जो था आकर जो है स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करता था। स्टडीज़ जो कंटिन्यू करता था या जो पढ़ाई कंटिन्यू करता था या शिक्षा कंटिन्यू करता था, ये कब तक करता था कि मध्याह्न भोजन तक चलता था। जो शिक्षा का ये सत्र चलता था, शिक्षा का जो ये टाइम चलता था, ये मध्याह्न भोजन तक होता था। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है, उस समय हम लोगों ने बात करी थी कि पहले कि जब स्टूडेंट थे इनके लिए कोई रूम्स नहीं बने थे, कोई कमरे नहीं थे अलॉटेड। ये ज़्यादातर जो है कहीं खुले मैदान या फिर पेड़ों के नीचे ऐसे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। तो भोजन के बाद थोड़ा सा इन लोगों को विश्राम भी मिलता था। दोनों विश्राम करने के बाद फिर से शिक्षण कार्य में अपना फिर से शुरू हो जाता था। शिक्षण कार्य में लग जाते थे। इसके बाद जो शिष्य होता था, शिक्षण कार्य करने के बाद शाम तक का ये काम चलता था। उसके बाद शाम से फिर वो पुनः भोजन की तैयारी, दूध दूहना और आदि जैसे ये सब जो कार्य इनको दिए गए होते थे, ये सारे संपन्न करते थे। इसके बाद ये लोग सायंकाल में भोजन करते थे। भोजन करने के बाद फिर ये गुरुओं की सेवा करते थे। तो ये एक जनरल सा इनका पूरा शेड्यूल था जो इनका पर डे होता था। अब बस डिफरेंस क्या था कि इनमें जो काम बटे हुए थे ये रोटेशन में आते थे। कभी किसी के पास कोई काम तो कभी किसी के पास दूसरा काम। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके बाद खान पान इनका कैसा हुआ करता था। तो जो इन गुरुओं का के गुरुकुल्स होते थे ये सात्विक होते थे। सात्विक मीन्स सादा खाना जो होता था यहाँ पर वही चलता था। और सादा खाने का कारण क्या था कि कारण ये था कि सादा खाना खाने से बच्चे जो थे, एक तो उनमें आध्यात्मिकता का विकास होता था, माना जाता था कि उनमें आध्यात्मिकता का विकास होता है, और साथ में जो शरीर होता था वो रोग रहित रहता था, जल्दी से किसी प्रकार का रोग उनको नहीं पकड़ता था। अच्छा, सादा भोजन तो करते ही करते थे। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है वो ये लोग सादा भोजन करते थे, बट इन लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो थी वो निषेध थी। निषेध मतलब मना थी कि ये चीज़ें जो हैं ये नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, जैसे कि इन्होंने मना कर रखा है, तो मना क्या क्या था। अब मना जो था वो था मदपान करना। ठीक है, मदपान करना। उसके अलावा जो है मदिरा पीना या जो पान खाना, ऐसी सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर मना थी। इसके बाद जो भोजन होता था वो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि 2 बार ही किया जाता था। एक तो मध्याह्न भोजन होता था और एक सायंकाल भोजन होता था। जो भोजन होता था वो पूरा संपूर्ण आहार होता था। आ जाते हैं वेशभूषा पे। वेशभूषा कैसे थी? तो वेशभूषा मोस्टली जो होती थी, वेशभूषा जो होती थी ये जाति के आधार पर होती थी। जाति के आधार पे मतलब जो ब्राह्मण होता था उसको जो मेखला होती थी वो मुंज की होती थी, क्षत्रिय की तात की होती थी, और वैश्य की जो होती थी वो ऊन की होती थी। इसी तरह इनके जो कपड़े थे ये भी प्री डिसाइडेड थे। जैसे कि यदि ब्राह्मण है तो उसके लिए जो ऊपर का हिस्सा होता था वो काले मृग का चमड़ा से बनता था, और जो नीचे वाला भाग है वो सन का होता था। जो वैश्य थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा था वो चित्तीदार मृग का था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो बनता था जो आपका रेशम से।
आ जाते हैं वैश्य पे, तो वैश्य में ऊपर वाला जो था वो बकरी की खाल का बनता था और नीचे वाला हिस्सा जो था वो ऊन के वस्त्र का बनता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये फिक्स थी। इसके अलावा उनके आचार व्यवहार की बात कर लेते हैं। तो आचार व्यवहार की जब बात करते हैं तो ये इनका आचार व्यवहार मर्यादित होता था, शिष्टाचार से परिपूर्ण होता था और ये पूरी तरह आत्म संयम के सारे नियमों का अनुकरण करते थे। इन जो छात्र होते थे इनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, दूषित विचारों का पूर्णतः त्याग किया हुआ होता था। यानी इन विचारों का इनके अंदर कोई काम नहीं था। इसके अलावा ये जो थे गुरुजनों और वृद्धजनों का सम्मान करते थे। आगे आ जाते हैं हम लोग परीक्षाएं और उपाधियां। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उस ज़माने में कुछ भी लिखित नहीं हुआ करता था, सब कुछ मौखिक हुआ करता था। तो जो परीक्षाएं भी हुआ करती थी वो भी जो थी व्यवहारिक हुआ करती थी, प्रैक्टिकल हुआ करती थी। तो शिष्य जो होते थे वो क्या करते थे, वो गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति करते थे। क्योंकि पुस्तकें नहीं होती थी तो ज़्यादातर जो मौखिक ही शिक्षा दी जाती थी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सारी जो विद्याएं होती थी ये मौखिक हुआ करती थी। और जो शिष्य होता था वो गुरुओं से केवल विषय का ज्ञान नहीं लिया करता था, बल्कि वो अपने आगे के जीवन में प्रवेश करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती थी, जो जिस ज्ञान की ज़रूरत होती थी, उसकी भी पूरी तैयारी कर लेता था। इसके अलावा वो दिन भर में जो जो काम किए जाने हैं, जो जो कौशल उसको आगे उपयोग में आने हैं, उनकी भी पूरी जानकारी गुरुओं से ले लेता था। अच्छा, शिक्षा जो थी इस ड्यूरेशन में वो पूर्णतः गुरुओं के अधीन थी। मतलब जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन, तो उस ड्यूरेशन में जो एजुकेशन थी वो गुरुओं के अधीन थी। यानी जैसा गुरु चाहता था वैसा ही बच्चे को करना पड़ता था, यानी गुरुओं के ही आदेश का अनुपालन होता था। शिक्षण के विषय जो होते थे वो भी गुरु ही डिसाइड करते थे कब क्या पढ़ना है, और बालक सिर्फ उनका अनुसरण करता था। तो यानी कि पूरी की जो पूरी शिक्षा की पाठ्यचर्या देखेंगे आप, उसमें बच्चों की सहभागिता कम थी। अब आ जाते हैं परीक्षा प्रणाली कैसी हुआ करती थी। तो परीक्षाएं वहाँ पर एग्ज़ाम जो आजकल की बात करते हैं वैसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। जो योग्यता व्यक्ति की थी वो खुद में बोलती थी। तो परीक्षा प्रणाली जो बोली जाए तो ये होती थी कि जो गुरु होता था वो शिष्यों से प्रश्न पूछता था पुराने पाठ से, और जब वो उनके उत्तरों से संतुष्ट हो जाता था तभी वो उनको नया पाठ सीखने को देता था। अब शिक्षा की समाप्ति पे क्या होता था, शिक्षा की समाप्ति मतलब जो टोटल ये पूरा गुरुकुल का पीरियड है इसको ख़त्म करने के बाद क्या होता था, इसके बाद जो विद्यार्थी होता था उसको स्थानीय जो विद्वान होते थे उनकी सभा में उपस्थित किया जाता था, जहाँ पर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे और उन प्रश्नों का वह उत्तर देता था, और यदि उसके उत्तर संतोषजनक माने जाते थे तो उसे पास माना जाता था। और उस ज़माने में जो परीक्षा नहीं होती थी इसलिए किसी प्रकार की उपाधि भी नहीं दी जाती थी। इसलिए जो शिक्षा होती थी इसका लक्ष्य मुख्यतः केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान देनी थी कोई उपाधि तो नहीं दी जाती थी, पर एक सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो था वो गुरुकुल में 12 वर्ष का सामान्य पाठ्यक्रम या 10 या एक वेद जो है उसका अध्ययन कर लेता है तो उसको स्नातक कहते थे। अगर कोई 24 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वेदों का अध्ययन कर लेता था तो उसको वसु कहते थे। इसी तरह 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन करता था तो रुद्र कहलाता था। तो 4 वेदों का अध्ययन और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम का जो पूरा कर लेता था उसको आदित्य कहते थे। एक वेद पढ़ने का समय जो था वो 12 वर्ष का माना जाता था। अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी में कि समावर्तन समारोह। जब स्टूडेंट का जो ये स्टडी का पीरियड ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद वो जो है अपने विद्यार्थी जीवन को ख़त्म करके अपने गृहस्थ जीवन की तरफ लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ करता था। यही प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसको करते कैसे थे, इसमें गुरु शिष्य को एक नया वस्त्र देता था या आभूषण देता था। इसके अलावा जूता, पगड़ी, जो सारी चीज़ें, अंजन, छाता, जो सारी चीज़ें पहले निषेध थी आपको छात्र की तरह, वो सारा उस गुरु उसको वापस देता था और देकर विदा किया करता था। वैदिक काल में जो शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन जो समारोह किया जाता था,
इसका अर्थ क्या होता था? समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। तो समावर्तन समारोह में क्या होता था? जो छात्र है वो ब्रह्मचर्य जीवन को उतार कर गृहस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ता था। तो इसके लिए जो गुरु होता था वो यज्ञ की वेदी के सामने उसको बिठाता था, वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना करते थे गुरु और शिष्य मिलके। इसके बाद जो गुरु है शिष्यों को उपदेश देता था, जिसको हम लोग दीक्षांत भाषण कहते हैं। वह क्या कहता था इस दीक्षांत भाषण में? वो कहता था गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसके अलावा जो अध्ययन आपने किया है उसका आगे प्रचार और प्रसार भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये गुरु जो होते थे उस ज़माने में वो बच्चों को बताते थे। तो समावर्तन समारोह के बाद जो है ये आपका जो स्टडी पीरियड था वो ख़त्म हो जाता था, आपका जो है गृहस्थ जीवन इसके आगे शुरू हो जाता था।